यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल नंबर 37। सबसे पहले इसके जो प्रावधान है उसको हम देख लेते हैं, ये क्या कहता है। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना, इसका मतलब है इस भाग में, मतलब इस भाग का यहां पर मतलब क्या है, 36 से लेकर 51 तक, यानी कि हमारे डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कितने हैं, 36 से लेकर 51 तक हैं। उनको हम क्या, उनको यहाँ पर क्या कहा गया है, भाग कहा गया है। यानी कि हम चौथे भाग में यहाँ पर चल रहे हैं। तीसरा भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर चौथे भाग में आ चुके। तो अंतर्विष्ट तत्वों का यानी कि इसमें जो भी प्रावधान दिए गए उन तत्वों का लागू होना, इसकी बात यहाँ पर की गई है। और देखते हैं यहाँ का, इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। यानी कि इस भाग में आर्टिकल ये 36 से लेकर 51 यानी कि भाग 4 में जो भी प्रावधान है वो किसी भी न्यायालय द्वारा, किसी भी जो भी हमारे भारत देश में जितने भी न्यायालय हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय द्वारा फोर्सेबल करके लागू नहीं कराया जाएगा। या फिर भाग 4 के जो भी प्रावधान है उनसे संबंधित आप किसी भी तरह की कोई पिटीशन हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा सकते। इसकी बेसिकली ये मीन्स यहाँ पर निकलता है। चलिए और यहाँ पर हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। किंतु फिर भी इनमें अधिक कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि किसी भी न्यायालय द्वारा इसे लागू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जब भी शासन क्या करेगा, कोई विधि बनाएगा तो इस तत्वों का बेसिकली इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करने का राज्य का यह कर्तव्य माना जाएगा या जिम्मेदारी मानी जाएगी। ये बेसिकली यहाँ पर इसका मीन्स निकलता है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल नंबर 37 का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ आर्टिकल नंबर 37। पहला यहां पर क्या कहता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी कि आर्टिकल नंबर 37 का पहला इंपोर्टेंस है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और उसमें क्या और है, थोड़ा सा और समझ लेते। अनुच्छेद 37 राज्य को यह निर्देश देता है कि उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए एक ऐसे समाज की स्थापना करनी चाहिए जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित हो। यह भारत को एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बनाने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। यानी कि आर्टिकल नंबर 37 उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब भी राज्य कोई ऐसी विधि बनाएगा या कोई ऐसा कानून बनाएगा जिसका पालन करना, क्या करना है, जिसका पालन करना, और उससे उससे रिलेटेड जो भी कानून बनाए जाएंगे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वेलफेयर स्टेट मेन ऑब्जेक्टिव इसका माना जाएगा। और वो भी क्या, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक यानी देश में समानता की बात, समानता के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे उनका बेसिकली मीन्स होगा सामाजिक एकता लाना और सामाजिक समानता लाना। दूसरा आर्थिक रूप से जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको समान रूप से सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना। और राजनीतिक न्याय यानी कि सभी की भागीदारी निश्चित करना। ऐसा नहीं है किसी विशेष के लोगों का ज़्यादा राजनीतिक प्रभुत्व हो और दूसरे लोगों का बिल्कुल ना हो, इसीलिए राजनीतिक न्याय की भी यहाँ पर बात की गई है। अब दूसरा हमारा इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंस है हमारा संवैधानिक उद्देश्य का प्रतिबिंब। ये क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। यानी कि संविधान की आत्मा है, राज्य के मूल, जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट है, वो क्या है, आर्टिकल नंबर जो 32 है
वो हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे मूल आत्मा कहा है, मूल आत्मा कहा है। ये हमारा क्वेश्चन बेसिकली हर एक एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में ये हमारा जो संविधान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान की मूल आत्मा किस आर्टिकल को कहा है। तो आर्टिकल नंबर 32 को इसे मूल आत्मा कहा है, लेकिन इसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की ओनली आत्मा कहा है। और वो क्या कहता है, तत्व भारतीय संविधान के उद्देश्य और आदर्शों को साकार करने में मदद करते हैं। यानी कि संविधान के जो भी उद्देश्य है उनको आर्टिकल नंबर जो 37 है उनको क्या करता है, उनको किसी भी तरह प्राप्त करने की यहां पर कोशिश की जाती है। और क्या आदर्शों, यानी कि उसके जो आदर्श हैं उनकी भी यहां पर बात की गई है। अनुच्छेद 37 इन तत्वों को महत्वता को रेखांकित करता है, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग की यहां पर बात की जाती है कि जो भी सरकारें आएंगी और डीपीएसपी से संबंधित जब भी लॉ बनाएंगे तो डीपीएसपी का विशेष रूप से यहां पर ध्यान रखेंगे। और संविधान का जो उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, उसको मेन ऑब्जेक्टिव में इसको रखेंगे। देखते हैं आगे और क्या है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंस है राज्य को दिशा निर्देश, यानी कि जो भी राज्य है, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36 में हम राज्य को हम समझ चुके हैं, राज्य किसे कहा गया है। यहां पर कहा गया है राज्य को दिशा निर्देश, यानी कि राज्य क्या करेगा, जब भी लॉ बनाएगा वो दिशा निर्देश प्रदान कराएगा कि इससे संबंधित जो भी कानून बनाएंगे वो किस टाइप से, वो किस तरीके से बनाए जाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, दिशा निर्देश कहते हैं। जैसे कि यहां पर कहा गया ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता है और यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत की भूमिका निभाता है ताकि राज्य की नीतियां समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो। इसका मतलब हुआ जो भी राज्य क्या करेगा, जब भी रूल्स एंड रेगुलेशन या योजनाएं या विधि बनाएगा तो वो क्या करेगा, मेन ऑब्जेक्टिव उसका रहेगा समानता और सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय। इन तीनों को विशेष रूप से ध्यान रखेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो इन तीनों का जब भी कोई ऐसा क्राइटेरिया रहेगा कि इन तीनों को क्या है, कभी भी वायलेशन ना हो सके। चलिए हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। न्यायिकता की अनुपस्थिति के बावजूद अनिवार्यता, इसका मतलब हुआ ये जो न्यायिकता है, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, उनमें इसका किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अनिवार्यता रहेगी। इसमें थोड़ा सा हम और देखते हैं। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या इनफोर्सेबल नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी भी न्यायालय द्वारा इसे इनफोर्सेबल यानी कि फोर्सेबल रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। और भी क्या कहता है, फिर भी यह उन्हें मूलभूत और अनिवार्य मानता है, लेकिन रूप से बाध्यकारी ना हो। यानी कि डीपीएसपी हमें भी मालूम है और बाकी जितने भी लोग जो स्टडी करते हैं उनको भी मालूम है कि ये नीति निर्देशक तत्व है, बाध्यकारी किसी भी रूप से नहीं है, कि यानी कि राज्य इसको लागू ही करे, ऐसा कोई भी औचित्य नहीं है। उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वो लागू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ना होने पर राज्य के लिए नैतिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें क्या है, बाध्यता तो है नहीं, बाध्यता किसी भी तरह की नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इनको लागू करना और उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी नीति निर्देशक तत्व में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी प्रावधान बताए गए वो एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मायने रखते हैं। चलो हम थोड़ा सा और समझते हैं। हमारा 5वां पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रावधान। सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रावधान ये क्या कहता है, अनुच्छेद 37 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य नीति बनाते समय, यानी कि राज्य कोई भी विधि बनाते समय सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करे और समाज के
कमजोर वर्गों के उत्थान पर ध्यान दे। यानी कि राज्य जब भी कोई भी विधि बनाएगा, वो विधि बनाते समय सामाजिक और आर्थिक रूप से जो हमारे देश में असमानता है उसको दूर करने का प्रयास करेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो गरीब तबके से और कमजोर है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है और जिनकी सोसाइटी में बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। ये राज्य का एक तरह से जिम्मेदारी बन जाती है। तभी उसे हम आर्थिक न्याय का प्रावधान कह सकते हैं और सामाजिक न्याय कह सकते हैं। थोड़ा सा हम और समझते हैं इसको। राजनीतिक दायित्व, यानी कि यह हमारा छठवां इंपॉर्टेंस पॉइंट है। इसको हम क्या कहें? यह अनुच्छेद राज्य पर नैतिक दबाव डालता है। यानी नैतिक दबाव का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर या राज्य पर उसकी जिम्मेदारी बताना। ये तुम्हारा भी ऐसा जिम्मेदारी, इसको भी आपको करना पड़ेगा। इसे हम नैतिक दबाव की कैटेगरी में रख सकते हैं कि यह नीतियां और योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में इन तत्वों को ध्यान में रखे और इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार जनहितकारी निर्णय ले। इससे क्या होता है, जो भी योजनाएं बनती हैं उनके क्रियान्वयन में तत्वों में ध्यान रखा जाता है कि सरकार जब भी कोई भी ऐसी विधि बनाती है तो जनहित यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए ये बहुत मायने रखता है और जो भी निर्णय ले वो लोक कल्याणकारी हित के राज्य में लेना चाहिए। ऐसा नहीं आप कैपिटलाइजेशन की तरफ से ले सके। थोड़ा सा हम और समझते हैं इसको। सातवां पॉइंट है हमारा संविधान के अन्य भागों के पूरक। संविधान के अन्य भागों के यह पूरक बताया गया है। इसमें क्या कहा है? अनुच्छेद 37 संविधान के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट के साथ मिलकर कार्य करता है। जहां मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में प्रवर्तनीय अधिकार देते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व राज्य को एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है उनको हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है हमें। लेकिन जो हमारे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसको क्या है? वो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन आया, राइट टू एजुकेशन जो हमारा एक्ट आया 2009 में, शिक्षा का अधिकार, वो यही से पहले डीपीएसपी में ही था। तो उसको हमने संशोधन करके फंडामेंटल राइट में ट्रांसफर किया, क्योंकि उसे पूरी तरह लागू करना था, जिससे क्या है? बेहतर सामाजिक व्यवस्था बन सके। बेहतर सामाजिक, और जितने भी लोग हैं भारत में, जितने भी लोग निवास करते हैं, किसी भी धर्म किसी भी जाति को, उनको पूरी तरह एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों को मिल सके, मार्गदर्शक मिल सके। तो ये एक तरह से ये क्या होगा? मार्गदर्शन का कार्य करता है। यानी कि फ्यूचर प्लानिंग बताता है कि आपको इस तरह भी कार्य किया जा सकता है। तो इसीलिए इसे संविधान के अन्य भागों के पूरक भी बताया गया है। आठवां पॉइंट है हमारा संतुलित विकास का दृष्टिकोण। संतुलित विकास का दृष्टिकोण देखते हैं इसमें क्या है। यह अनुच्छेद राज्य को सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के लिए प्रतिबंध करता है, जैसे समान मजदूरी, रोजगार, अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी नीतियों को प्राथमिकता देना। यानी कि संतुलित विकास का दृष्टिकोण, यानी कि सभी क्षेत्रों पे आपको फोकस करना है, पर्टिकुलर एक सेक्टर पे यहां पर फोकस करने की बात नहीं की गई है। समान मजदूरी, जैसे कि हमारा वेजेज एक्ट आया है, वो क्या कहता है? कम से कम जो भी भारत में जितने भी नागरिक हैं उनको इतनी कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए, वो जिससे वो क्या जीवन निर्वाह कर सके। तो ये यहीं पर डीपीएसपी से थ्रू ही वहां पर इसको उससे रिलेटेड करके क्या किया गया? एक्ट बनाया गया। और दूसरा हमारा क्या है? रोजगार, यानी कि रोजगार का अधिकार, जो भी वैकेंसी वगैरह, ये रोजगार के अधिकार के अकॉर्डिंग। और यहां पर तीसरा पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण, यानी पर्यावरण संरक्षण का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। शिक्षा का जो अधिकार है वो मैंने आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग पहले ही बता चुका हूं मैं। और स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य,
यानी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी नीतियां हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अभी सरकारी हॉस्पिटल बने हैं, वहां पर जाके कोई व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है। और उससे रिलेटेड ही अभी क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, वो इसी कैटेगरी में आते हैं, संतुलित विकास की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा नहीं है कहीं पर कुछ ज्यादा विकास करना, कहीं पर कम करना, ये राज्य की जिम्मेदारी में नहीं आता। यानी संतुलित सभी में, भारत का जितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो भी प्रदेश है, उनमें संतुलित विकास की यहां पर बात की गई है। ये हमारी क्या बेसिक नीड है, ये बेसिक नीड है। समान मजदूरी, रोजगार, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बेसिक नीड की कैटेगरी में आता है। यानी कि आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। ये किसकी जिम्मेदारी हो गई? राज्य की, यानी कि स्टेट की जिम्मेदारी यहां पर बताई गई है। थोड़ा सा और समझते हैं। लास्ट में हमारा आ गया निष्कर्ष। प्रत्येक वीडियो में जितने भी मेरे वीडियो आ रहे हैं, आप में उसको इंपॉर्टेंस, निष्कर्ष, ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलरली उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया और उससे संबंधित जो भी है, जो भी क्राइटेरिया है, सभी को मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। इसका क्या है, थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। यह राज्य को अपने निर्णयों और नीतियों में समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य करता है। यानी कि जितने भी हमारे देश में जो भी कमजोर वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनसे संबंधित जब भी नीतियां बनाई जाएगी, ये विशेष रूप से ध्यान रखेगा, उनका विशेष रूप से ध्यान रखेगा। और यह न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक आदर्शों को व्यवहार में लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कि उन लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखेगा। और बेसिकली न्याय की यहां पर बात की गई है। न्याय के साथ उनको क्या मिलना चाहिए? समानता भी मिलना चाहिए। और क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता, यानी बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। और क्या है? जैसे संवैधानिक जो भी आदर्श दिए गए, उनको भी व्यवहार में लाने की, यानी कि व्यवहार में लाने का मतलब होता है उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए, इसकी भी यहां पर बात की गई है, जिससे भारत को एक प्रगतिशील और समतावादी समाज बनाया जा सके। यानी कि जिससे क्या होगा, भारत क्या है, एक प्रोग्रेसिव यानी कि विकासशील देश, विकसित देश की कैटेगरी में धीरे धीरे ट्रांसफर हो और समतावादी समाज का निर्माण किया जा सके। जी बेसिकली यहां पर क्या मतलब निकलता है, इन सभी बातों का क्या बेसिकली मतलब निकलता है कि जब भी डीपीएसपी से संबंधित कोई भी लॉ बनाया जाएगा और उसमें क्या ना न्याय की बात की जाएगी, समानता की बात की जाएगी और स्वतंत्रता की बात की जाएगी। उन बेसिक क्राइटेरिया है, उसको बेसिकली ध्यान में रखा जाएगा। ये बेसिकली यहां पर मीन्स रखा जाएगा, जिस कैटेगरी या जिस लोगों के लिए जो भी लॉ बनाया जाएगा, उनको विशेष रूप से यहां पर ध्यान रखने की बात की गई है। और क्या है, जो भी हमारे डीपीएसपी के जो भी 36 से लेकर 51 तक है, बेसिकली वो क्या करते हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं कि आप लॉ जो भी बनाएं, जो भी क्राइटेरिया, जो भी लॉ बनाना है किसी से भी संबंधित, खासकर डीपीएसपी को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। आई होप आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।